नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 4 जजेस का जो ख़त है उस ख़त से मुतल्लिक प्रीवियस व्लॉग में जो हमने बात की थी कि मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए होगा इस ख़त पर बात करने के लिए, तो व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद का क्या इम्कान है और 26वीं आइनी तरमीम को मुअत्तल ना करने की चार्जशीट क्या है। तो जांज़ेब अब्बासी साहब से हम अपने व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। जांज़ेब अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने ये सुना था कि जो जजेस हैं वो हक़ाइक़ पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। ये हमारे 4 जज साहबान का ख़त है, जस्टिस मंसूर साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अत्थरमन साहब ने ये लेटर लिखा है। इस ख़त के कंटेंट्स पे आने से पहले, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं जी, एक पार्ट जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से है, दूसरा जो हिस्सा है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया गया, उनकी जो सीनियरिटी का इशू बनाया गया है और जो उनकी ओवरटेकिंग के हवाले से एक इशू जो है वो रेज़ किया जा रहा है। सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आइनी जो तरमीम है उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं? जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्या वो इनडायरेक्टली आप उस तरमीम को सस्पेंड कर सकते हैं? क्योंकि जज साहबान का ये जो कहना है कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के है जजेस की अपॉइंटमेंट ना करें। हालांकि इनमें से 2 जज साहबान जब हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही थी 26वीं आइनी तरमीम के बाद, तब कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया गया। ख़ास तौर पे जो जस्टिस मंसूर साहब कह रहे थे कि मैं जो नाम देता हूँ उसका 1 वोट निकलता है। अब तो खालिद साहब का नाम मंसूर साहब ने दिया था, सबसे ज़्यादा वोट उसके निकले हैं, तो मंसूर साहब का वो शिकवा भी दूर हो गया। मंसूर साहब का जो रिकमेंड किया गया नाम था वो जज भी बन गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक तो फैक्ट्स के ऊपर ये लेटर, मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता हो तो आप बताइएगा। दूसरा ये कि क्या 26वीं आइनी तरमीम अगर डायरेक्ट कोई सुप्रीम कोर्ट का जितना मर्जी बड़ा बेंच हो, चाहे 26वीं आइनी तरमीम से पहले वाला हो, चाहे 26वीं आइनी तरमीम के बाद वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, क्या आइनी तरमीम डायरेक्ट जो सस्पेंड नहीं हो सकती, इनडायरेक्ट आप उसे सस्पेंड कर सकते हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए? बहुत अच्छा सवाल है इमरान वसीम आपका ये, और ये फैक्चुअल बात है कि जस्टिस मंसूर साहब जुडिशल कमीशन, वो जुडिशल कमीशन जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना है, उस जुडिशल कमीशन में अपने नॉमिनीज़ भी देते रहे हैं। गो के लाहौर हाई कोर्ट के लिए जो जजेस जस्टिस मंसूर साहब ने दिए, उनकी हमने तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छे नाम हैं, उसमें कोई दो राय नहीं थी। उनमें से एक नाम हुआ भी जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, खालिद साहब, और 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हिस्ट्री में जो हाईएस्ट वोट अब तक किसी कैंडिडेट को अगर पड़े हैं तो वो खालिद साहब को पड़े हैं। तो जब ये हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, जब जस्टिस मंसूर साहब अपनी नॉमिनेशंस दे रहे थे, उस वक्त उनको ये ख्याल तो नहीं आया कि आप इस प्रोसेस को जो है अभी रोक दें, अभी 26वीं तरमीम को ही पहले जो है आप डिसाइड होने दें। हाँ, एक एतराज़ उनका पहले रूल्स की हद तक ज़रूर था, और उस रूल्स की हद तक के भी रूल्स फ्रेम नहीं हुआ जुडिशल कमीशन के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त माना और कहा कि नहीं, जस्टिस मंसूर साहब की राय ठीक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने रूल्स बनाए और फिर उन रूल्स के बाद जो है वो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। तो अब एक हिस्सा जो 26वीं तरमीम का ही है, जुडिशल कमीशन 4 हाई कोर्ट्स में, 5 हाई कोर्ट्स में जज लग चुके हैं। 5 हाई कोर्ट्स में कल के जो एलामिया आया है 36 जजेस लग चुके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने 100 दिन की कारकर्दगी की तफसील शेयर की है, 36 जजेस अपॉइंट हो चुके हैं, और अब ये कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है आप ये जजेस अपॉइंट ना करें। तो यहाँ पे एक और भी वजाहत ज़रूरी है कि 26वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का जिक्र नहीं है। ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, हाँ, और ये तो पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से कानून बनाया कि जजेस की तादाद 17 है, इसको बढ़ा के 34 कर दिया जाए। जिस तरह सूबाई सतह के ऊपर प्रेसिडेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया इनके तहत, और इन जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो ये पूरा ख़त जो है ये महज मफरूज़ाती, ख़यालाती, और वो जजेस जो ख़ुद मुतासरा हैं, बिलखसूस जस्टिस मंसूर शाह, और फिर उन्होंने ख़ुद ओपन कोर्ट में इस बात का इजहार किया कि जिस उम्मीदवार को मैं नॉमिनेट करता हूँ उसको तो 1 वोट पड़ता है, वो भी मेरा होता है।
जबकि जो बाकी उम्मीदवार होते हैं उसको 9-9, 10-10, 11-11 वोट्स मिल जाते हैं। तो एक तो ये भी मसला है कि जज कोई नहीं अपॉइंट हो रहा। हो गया ना, एक तो अब हो गया, लेकिन पहले नहीं हुआ था। फिर उसके बाद एक मसला ये भी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने। लेकिन असल जो बात है मैं कर रहा था, असल आपने वो तमाम फैक्ट्स बिल्कुल बयान किए, ये सारे आपने हकायक की बात की है। हालांकि जजेस हकायक के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस लेटर के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा एग्जम्पशन के ऊपर जो है मबनी है। अब इसमें ये जो कहा जा रहा है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला फुल कोर्ट नहीं कर देती, और वो फुल कोर्ट जो कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली थी जी, वो नहीं कर देते, तब तक आप जो है ये जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दें। मुझे ये बताएं कि डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप सस्पेंड कर दें, उसका ऑपरेशन रोक दें। तो जब डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट की बजाय जब आप इनडायरेक्ट में आएंगे तो वहां पे आप उसका ऑपरेशन कैसे रोकेंगे? ये कौन सा कानून, ये कौन सा आइन का आर्टिकल है जिसमें आप आईनी तरमीम को सस्पेंड कर दें? ये कोई नई, देखें ना, जो नए रूल्स बने हैं, नई ही इस्लाह, जो नए रूल्स बने हैं, उस रूल्स में गालिबन, जहां अगर मैं गलत नहीं हूं, ये भी प्रोविजन है कि आपने सर्टेन पीरियड के अंदर, मयाद के अंदर आपने जज लगाना है, आपने वैकेंसी को वेकेंट नहीं रखना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरफ वो रूल्स हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है जिसमें जजेस की तादाद को बढ़ा दिया गया है, तीसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम है जो फुल फोर्स के साथ ऑपरेशनल है। तो कैसे सस्पेंड करेंगे? डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? कौन सा अख्तियार, कौन सा कानून, कौन सा आर्टिकल? ये वही आर्टिकल 187 मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं, जो रिजर्व सीटों में उन्होंने वो ख्यालाती तौर के ऊपर एक जो है वो एक इख्तियारी समात को यूज़ करने की, वो भी तो बासी साहब कमरा अदालत में था ना। मैं यही कह रहा हूँ, बुनियादी तौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जो 4 जजेस का जो लेटर है वो ये कह रहे हैं कि आप वो काम जो डायरेक्टली तो नहीं हो सकता वो इनडायरेक्टली कर दें। और वो क्यों करें? क्योंकि वो फुल कोर्ट बनेगा तो हो सकता है मैं दोबारा चीफ जस्टिस बन जाऊं। चलें हम अगले सवाल पे आ जाते हैं। आपकी बात आ गई, मैं समझ गया, इंशाल्लाह सुनने वाले भी समझ गए होंगे। अब ये लेटर है नाज़रीन जो 4 जजेस ने लिखा है। अब्बासी साहब, आपने भी इसका थारोली जायजा लिया होगा जी। इस 3 सफ़ात के लेटर में कोई 7 मरतबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पब्लिक ट्रस्ट का, अवाम के एतमाद का, अवाम के कॉन्फिडेंस का, कि अगर ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा तो वो अगर हो जाएगा तो अवाम का जो इस इदारे पे एतमाद है, वो एतमाद जो है वो मजरूह होगा, वो एतमाद ख़राब होगा। जहाँ से अब्बासी साहब, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़े हैं, 175 से लेके 191 तक तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 192 से लेके 200 तक जो है वो हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 203 फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से है, आर्टिकल 204 तौहीन अदालत के हवाले से है, ऑनवर्ड आए तो आर्टिकल 205 जजेस की मरात और तनख्वाहों के हवाले से है, आर्टिकल 206 जो है वो जजेस के इस्तीफों के हवाले से, अगर इस्तीफा देना है तो इस्तीफे का तरीकाकार क्या होगा। 207 जो है वो ये कहता है कि जज कोई प्रॉफिटेबल कोई ऐसा जो ऑफिस है उसको होल्ड नहीं कर सकता, ममानत करता है। 208 जो है वो अदलिया के जो ऑफिसर हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनकी बात करता है। आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए जजेस के एहतसाब की बात करता है। किसी जगह के ऊपर भी इन तमाम आर्टिकल्स में ये नहीं कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी या हाई कोर्ट होगी उसको अवाम का एतमाद हासिल होगा। अवाम का एतमाद हासिल करना अदलिया का जो है वो मेन उसका मंशूर होगा। क्या ये जजेस इलेक्शन लड़के आते हैं? अपनी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बार बार बात करते हैं, उसके इब्तिदाई में तो ये लिखा गया है कि अवाम का एतमाद पार्लियामेंट के जरिए जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपनी पार्लियामेंट चलाएगी, मुल्क का निज़ाम चलाएगी, और जब अवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा तो वो पार्लियामेंट घर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जजेस बार बार, हालांकि अदालतों में हम ये सुनते हैं कि चाहे आसमान भी गिर पड़े, आसमान गिर पड़े या जमीन फट जाए, जज ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना। लेकिन यहाँ पर जो बार बार इंफसाइज किया जा रहा है, मेरी रहनुमाई फरमाए जानब बासी साहब कि ये अवाम के एतमाद की बात यहाँ पे क्यों हो रही है? किसी जगह अदलिया के इन सेक्शंस में, आइन के आर्टिकल्स में कहीं कोई अवाम के एतमाद का हवाला नहीं दिया गया कि अदलिया जो है अवाम के एतमाद पे खड़ी है। इमरान साहब, हो सकता है दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा होता हो कि जजेस इलेक्शन के जरिए अपॉइंट होते हों, वहाँ पे हाँ होगा, है भी, और वो वोट थ्रू वोट जो है वो जजेस अपॉइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जजेस अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो थ्रू जुडिशल कमीशन होता है, ठीक है। तो ये पब्लिक ट्रस्ट जो है उसका कहीं पे भी जजेस के हवाले से
आइन में कोई जिक्र नहीं है कि जजेस ने जो है ये पब्लिक ट्रस्ट को देखना है, या क्योंकि इसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक जज का आप ओथ देखें तो वो ओथ क्या, ओथ में ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि एक जज जो है वो पब्लिक कॉन्फिडेंस को या पब्लिक ट्रस्ट को देखेगा। हाँ। ओथ में तो ये लिखा हुआ है या पब्लिक ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को होल्ड करेगा। हाँ, होल्ड करेगा। आइन जो ओथ जज का ओथ है, इसमें यह कहा हुआ है कि अगर आप इस ओथ की वायलेशन करेंगे तो आर्टिकल 209 के तहत आपको ये नताइज भुगतने पड़ेंगे, आपके ऊपर सवाल होगा, खुद एहतसाबी का अमल भी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उस ओथ में भी ये लिखा हुआ है कि एक जज बगैर किसी रगबत के, बगैर किसी लालच के, कानून और आइन के मुताबिक फैसले करेगा। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो मुंतखब होके आते हैं, जब हुकूमत बनती है उसके खिलाफ अदम एतमाद आ जाता है। तो ये जो जजेस एतमाद के, वो अवाम के कॉन्फिडेंस की और एतमाद की बात कर रहे हैं, इन जजेस को हटाने का तरीकाकार तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दिया गया है जी। इनके खिलाफ तो कोई अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, ये वैसे एक डिबेट जो है ना वो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, और वो डिबेट ये है कि जो जजेस के जो, क्योंकि इस वक्त तक जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, अदालती फैसलों को प्रोटेक्शन है कि आर्टिकल 209 के तहत आप गलत फैसले की बुनियाद के ऊपर किसी जज के खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। लेकिन डिबेट ये है कि फ़र्ज़ करें अगर एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए आइन में वो अल्फाज शामिल कर दिए जाएं जो आइन में है ही नहीं, तो क्या उसकी बुनियाद के ऊपर भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती? अभी ये जो आपने बात की ना, इसके ऊपर मैं आऊँगा इस लेटर के पैराग्राफ नंबर 7 पे। लेकिन यहाँ पे आप देखें जांसिब अब्बासी साहब के पैरा 2 में लिखा गया है कि एस यू and indeed the whole nation is aware the constitutional validity of the 26th amendment has been challenged by the numerous petitioners from the diverse segment of the society। ये जजेस ने ये पैमाना कहाँ से निकाला कि पूरी नेशन जानती है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये एदादो शुमार, ये इतनी बड़ी बात यहाँ पे की गई है जजेस की तरफ से, ये कहाँ से इन्होंने हासिल की है? इसका वो कहते हैं ना कि सपोर्ट में कोई चीज़ हो। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इस खत लिखने वाले में कौन कौन से जजेस हैं? इसमें मंसूर साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अत्थरमन साहब हैं, और अपना आयशा मलिक साहब हैं। मैं बहुत मुख्तसर आपको जवाब दूंगा। आपको याद है एक केस में जस्टिस अत्थरमन साहब ने कहा था द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन द कंट्री इज़ PTI। ऐसी ऑब्जर्वेशन वो देते रहे हैं ना। हाँ। मुख्तलिफ केसेस में कि जो सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम चैलेंज नहीं की हुई है, तो बस फिर ये वही है। अच्छा, ये बताएं फिर, जो उसी बात पे हम आ रहे थे अवाम के एतमाद के हवाले से, और आपने इमरान खान साहब का जिक्र कर दिया। इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का मुकदमा, इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का ओपन एंड शट केस। आपसे बरतानिया में पैसे पकड़े गए, आप उसकी मनी ट्रेल वहाँ पे नहीं दे सके। मैं आता हूँ, मैं वो फैसिलिटेशन आपको फराहम करके आपके पकड़े गए पैसे बरतानिया के अकाउंट से निकलवा के पाकिस्तान ले आता हूँ, और पाकिस्तान आप भी आ जाते हैं और पैसा आपके हाथ में दे देता हूँ। अब ये कितना बड़ा केस है जी। अगर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है तो उसके चाहने वाले तो उस स्ट्रॉन्ग केस को मानते ही नहीं। तो क्या अगर कोई बंदा कोई करप्शन कर दे, कोई कत्ल कर दे, लेकिन उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, ब्लाइंड उसके फॉलोअर हो, तो क्या अदालत सिर्फ इस बात को देखेगी कि इसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसको अवाम का एतमाद हासिल है, तो हम इसको सज़ा न दें? ये बदकिस्मती रही है हमारी अदालती तारीख की कि अदालत के बाहर का जो माहौल है वो हमेशा अदालत के ऊपर असरअंदाज होता रहा है। जहाँ पे अदालत में बैठ के बाहर के माहौल के ऊपर ऑब्जर्वेशनें दी जाती रही हैं, गुड टू सी यू कहा जाता रहा, ये भी कहा जाता रहा जी इमरान खान आप बहुत बड़े लीडर हैं, कौम को आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशनें, और फिर बाहर के माहौल के ऊपर, मुल्क की एक इकनॉमिकल सूरत हाल के ऊपर, पूरे जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशनें दे के जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको डिस्कस किया जाता रहा है। तो इससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश होती है कि अदालत जो है वो बाहर के माहौल को भी सामने रखती है। अब आप मुझे बताएं ना, जो रिजर्व सीट्स का केस था उसमें पेक्युलर सर्कमस्टांसिस बीच में कहाँ से आ गए थे। केस तो ये था कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पे अपील में आ गया। 185 के तहत प्रोसीडिंग चल रही थी। केस था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रही थी जी कि ये सीटें हमारी हैं।
वो सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डिमांड कर रही थी वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी गई। तो इन्होंने वो उन हालात को मद्देनज़र रखा, घड़ी को रिवर्स किया और फिर वो सारी सीटें आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी। वो तहरीक इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फ्री की नहीं थी, और जो फ्रीक में नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट के सामने कहती रही कि ये सीटें हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। उसको नहीं पता था कि ये हमारा राइट है जी, हमारा हक बनता है, वो लेने से इनकार कर रही थी जी। लेकिन जब फैसला आया उस फैसले में वो सीटें उनको दे दी गई, निकाल के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की बजाय वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दी गई। अब जानज़ेब अब्बासी साहब, मुझे नहीं पता कि प्रोग्राम का टाइम कितना हो चुका है, मेरे पास एक सवाल ज़रूर है मुख्तसर सा। जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है जजेस की अपॉइंटमेंट की, एडिशनल जजेस की, हाई कोर्ट में उनको परमानेंट करने की या सुप्रीम कोर्ट में जजेस लगाने की, आर्टिकल 175 का वहाँ पे जिक्र किया गया है, 75A का, या फिर आर्टिकल 193 का जिक्र किया गया है कि तरीकाकार क्या होगा, वो सारी बातें की गई हैं। आर्टिकल 200 में जज ट्रांसफ़र हुआ है, जज अपॉइंट नहीं हुआ, तो ये बात कहाँ से आ रही है कि ये ट्रांसफ़र पर आने वाले जो जजेस हैं इनको नए सिरे से हल्फ उठाना पड़ेगा, इनकी सीनियरिटी नए सिरे से होगी? इमरान वसीम साहब, ये जो थ्योरी पेश की जा रही है वो 200 के सब क्लॉज 3 से ली जा रही है। और 3 आपने और मैंने पढ़ा है जी। 3 में ये है कि अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अगर कुछ टेम्परेरी जजेस चाहें, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, किसी हाई कोर्ट में अगर जजेस की स्ट्रेंथ पूरी है लेकिन उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुरी तौर पे, आर्जी तौर पे कुछ जजेस चाहिए तो वो किसी हाई कोर्ट से ला सकता है, वो अबूरी तौर पे आएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब आए, वो एडहॉक आए, एडहॉक, लेकिन वो भी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है ना, टाइम फ्रेम तय, लेकिन उसमें फर्क ये है जानज़ेब भाई साहब, वो जुडिशियल कमीशन के थ्रू आते हैं, वो थ्रू जुडिशियल कमीशन, एडहॉक जज जुडिशियल कमीशन के थ्रू आते हैं। यहाँ पे आपने एक हाई कोर्ट से जजेस को लेके आना है और चीफ जस्टिस आर्टिकल 200 के सब क्लॉज 3 के तहत उसकी स्ट्रेंथ पूरी है लेकिन वो चाह रहा है कि मेरे पास पेंडेंसी ज़्यादा है, मैं इसको कम करने के लिए, इंसाफ की फराहमी के प्रोसेस को बेहतर करने के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जजेस ले आऊँ, तो वो लाएगा, लेकिन वो अख्तियार भी मशरूत है, वो मुशावरत करेगा, कंसेंट होगी उस जज की, उसके बाद होगा, और वो उसमें सदर पाकिस्तान की भी कंसेंट होगी। इसके ऊपर रिलायंस किया जा रहा है। हालांकि जो 3 जजेस आए हैं ये ज़ैली सेक्शन 3 के तहत नहीं आए, ये तो 1 के तहत आए, ये 1 के तहत आया, और 1 के तहत जजेस के ट्रांसफर का अख्तियार किसके पास है? ये चीफ जस्टिस के पास नहीं है, सदर के किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं है। उसमें 2 कंडीशंस हैं, एक तो ये आईनी इख्तियार सदर मुमलिकत इख्तियार करेंगे, और दूसरा जिस जज को ट्रांसफ़र करना है उससे पूछा जाएगा, उनकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा, और जिस हाई कोर्ट में उन्होंने आना है उसके चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा, और कंसेंट के साथ, रजामंदी के साथ ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यहाँ पे वो जज है ऑलरेडी, वो किसी हाई कोर्ट में लगा हुआ जज है, 5 साल उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, वो 5 साल सर्व भी कर चुका है अपनी हाई कोर्ट में। 5 साल क्यों, 15 से लगा हुआ है, हाँ, 10 साल सर्व कर चुका है, 10 साल सर्व कर चुका है, और उसकी कोई री अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, सिर्फ कंसेंट ली जा रही है जी कि आपको यहाँ से वहाँ ला रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ये मफरूज़ा कि वो हल्फ उठाएंगे, उनकी सीनियरिटी जूनियर जगह पे चली जाएगी, इस पे आप मुख्तसर सा कमेंट करते हैं। मुख्तसर कमेंट इमरान ये है कि आर्टिकल 200 में एक ख़त के ज़रिए वो अल्फाज शामिल किए जा रहे हैं जो आर्टिकल 200 की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं है, और उसको अपनी मर्ज़ी का मतलब पहनाने की एक ख़त के ज़रिए कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल मैं भी आपसे करूँगा, जी, वो सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि ये पूरी कहानी इस ख़त में 4 जजेस ने लिखने के बाद, पैरा 9 देखना चाहते हैं आप? बस पैरा 9 में उन्होंने एक बात कही है, उसमें वो ये कहते हैं कि वी हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट फ्यू पैराज इज़ टेंटेटिव एंड प्रोविजनल बीइंग नेसेसरीली ओनली प्रिमा फेशियाई इन नेचर। यानी वो सब कुछ कह के अपना पूरा जजमेंट दे के, अपनी राय दे के, जज साहबान ये कह रहे हैं कि ऊपर हमने जो कुछ भी कहा है ये कोई हतमी बात नहीं, ये आर्जी है। क्यों? ये प्रिमा फेशी है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें। उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उनको कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि शायद फुल कोर्ट बने इन दोनों मैटर्स में, तो वो 4 जज साहबान भी इसमें बैठ सकें। अच्छा, यानी वो कह रहे हैं कि ख़त के ज़रिए हम अपनी बात भी पूरी कर दी, हाँ, और फिर उसके बाद जब अगर कोई बेंच बड़ा बनता है तो इस एक दो लाइनों के जरिए, 1-2 लाइनों के जरिए हम वहाँ से भी अपना रास्ता निकाल के कह लेते हैं, हमने तो वो लिख दिया था कि वो आर्जी है। अच्छा,
ये हो तो जान से बात साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं, बहुत नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।